मार्केट में कितना मुश्किल है अल्फा जनरेट करना, क्योंकि यू नो थिंग्स आर स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन सेक्टर्स ढूंढना, उसमें स्टॉक ढूंढना कितना डिफिकल्ट है इस समय। बेसिकली इसमें दो तरीके से हम इसको नेविगेट करना चाहते हैं। कभी सक्सेसफुल होता है, कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें भी झेलना पड़ता है। एक हम्म। है कि या तो आप अच्छे स्टॉक्स, मतलब हमारी जो प्रैक्टिस है कि हम अच्छे स्टॉक्स में ही रहते हैं। आज की तारीख में हमारा मोर देन 60% ऑफ द वेट लार्ज कैप में है। अच्छे स्टॉक्स, हाई क्वालिटी स्टॉक्स, कैश फ्लो जनरेटिंग स्टॉक्स, या तो बैंकिंग में जिसकी असेट क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, जैसे कि एसबीआई, ऐसे स्टॉक्स में रहो। और उसमें जब वो मार्केट बहुत गिरता है तब आप उसको खरीदिए, और फिर जब मार्केट यूफोरिक हो जाता है तब थोड़ा जी। सा बेच भी दीजिए। तो एक होता ओके। है कि ट्रेडिंग करते रहिए इन अच्छे स्टॉक्स में, बिकॉज हम्म। मार्केट आजकल दोनों तरफ मौके दे रहा है। करेक्ट। मार्केट कभी कभी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, हम्म। बिकॉज इतने सारे स्टेटमेंट्स, इतने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में। और हम्म। कभी कभी मार्केट बहुत ज्यादा यूफोरिक हो जाता है, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग आती है। तो हमने कल देखा, जैसे कि कल 750 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया था इंडेक्स एम पे। तो करेक्ट। वहां पे प्रॉफिट बुक थोड़ा सा कर लेते हैं, जहां हमें दिखता है कि अभी फेयर वैल्यू अचीव हो गई है स्टॉक की। तो एक हम्म। ये होता है, और दूसरा ये है कि एक फंड मैनेजर होने के नाते व्हाट वी कैन डू इज, हम अच्छी कंपनी खरीद सकते हैं और अच्छे मौके पे खरीद सकते हैं, अच्छे टाइम पे अच्छे प्राइस पे खरीद सकते हैं। हम्म। और थोड़ा सा कैश रख सकते हैं पोर्टफोलियो में टू टेक केयर ऑफ अ वेरी बिग फॉल, अगर मार्केट में आता है तो। उससे ज्यादा तो हमारे हाथ में भी कुछ है नहीं। कि अच्छे कंपनी में रहो और अच्छे प्राइस पे लो, बहुत ज्यादा ऊपर। जैसे हमने देखा एक पर्टिकुलर, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता ही है। एक कंपनी का स्टॉक लास्ट 2 दिन में 30% गिर गया। राइट, तो ऐसे करेक्ट। स्टॉक्स हम जनरली नहीं लेते हैं, हालांकि कंपनी की उसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज लेकिन मार्केट उसको इतना हाई पी दे देता है, हम्म। जस्ट बिकॉज दी अर्निंग मोमेंटम है। 30-30% हम्म। ग्रोथ 2 क्वार्टर दिखा दिया तो मार्केट ने उसको 70 का पी कर दिया। तो अभी तीसरे क्वार्टर में नहीं आया तो मार्केट ने वापस 50 का पी लाके दे दिया, लेकिन 70 के पी से 50 पी, मतलब 30% प्राइस इरोजन हो गया। तो हम्म। ऐसे मिस्टेक्स हम अवॉइड करते हैं। हम रिजनेबली, जैसे एसबीआई है, अभी एसबीआई का बेचारे का पी 7 है, अभी उसकी क्या जान ले लोगे आप। तो करेक्ट। तो बेसिकली तो पॉइंट हमारा ये है कि हम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स नहीं लेते हैं, जी। जिसमें बहुत बड़ी ग्रोथ प्रॉमिस हो, क्योंकि आज की इकोनॉमी और आजकल का ग्लोबल मैक्रो ऐसा है ही नहीं कि कोई भी कंपनी हर करेक्ट। क्वार्टर, हर साल 25-30% ग्रो करती जाए। इट इज अ जी। स्लो ग्रोथ वर्ल्ड, स्लो ग्रोथ इकोनॉमी। फिजिकल हम्म। कंस्ट्रेंट्स है, यूएस का डेट बहुत हाई है। हम्म। हमें भी अभी ये टैरिफ की चैलेंजेस को मीट करना है। तो ऐसे वर्ल्ड में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंपनी 40-40% हर साल ग्रो करती जाए, ऐसा हमारा कोई व्यू नहीं है। पंद्रह हम्म। परसेंट ग्रोथ बहुत है। अगर उसको हम्म। आप अच्छे पी पे लो, 10 पी पे लो, 12 पी पे लो, 15 पी तक ले लो, जी। तो डिसेंट पैसा बन सकता है, और वही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। जी। अच्छा, सीमेंट स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, और स्टार सीमेंट जो है वो स्टार परफॉर्मर बन गया है। इस स्टॉक में करीबन 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। 291 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट में भी आज 2.5% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है, और जेके लक्ष्मी सीमेंट भी आज करीबन 2% ऊपर कामकाज करते हुए। सीमेंट स्पेस पे प्रदीप, तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति, स्टार सीमेंट, इंडिया सीमेंट एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट। देखिए, इंडिया सीमेंट्स अभी 366 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अभी थोड़ा जो है करने के बाद ऊपर जाने के लिए धीरे धीरे रेडी हो रहा है। सो अभी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए 370, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है। स्टार सीमेंट पे हमने कॉल दिया था दो मैम आप ही के शो में 2 हफ्ता पहले, और वहाँ पे मेरा टारगेट था 340, बिकॉज ऑफ द उस टाइम पे जब मैंने कॉल दिया था 230 के आसपास चल रहा था। तो पहले तो टारगेट था 290, जो कि अभी आज आ चुका है। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि इसमें 340 भी पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि जो टैरिफ का मैटर चल रहा है, इस वजह से जहाँ पे थोड़ा इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे सेक्टर में स्टॉक्स में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार सीमेंट अभी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है। लेकिन जिनके पास भी है, अब बने रहिए, अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके अभी 270 होना चाहिए, 270 करके रखिए स्टॉक। मुझे लगता है कि एक बार आपको 230, 240, सॉरी 343, 30 इज ए कमिंग सून। और एक स्टॉक, और एक स्टॉक बताया आपने, क्या नाम? इंडिया सीमेंट और स्टार सीमेंट, बस दो ही थे आई थिंक। ओके ओके, क्योंकि तो दोनों में ऑलरेडी मैं आप। भी इसमें स्क्रीन जेके लक्ष्मी सीमेंट, आई एम सॉरी, या हाँ, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओके।
देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, मुझे लगता है कि ये अभी भी कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन जो सीमेंट स्टॉक्स में एक मोमेंटम आ रहा है, इसमें भी एक मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन बहुत वॉलेटाइल रहता है। अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट में भी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 898 900 के आसपास, तो अभी भी उतना जो है अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम चाहिए। और फंडामेंटली देखेंगे, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, लेकिन इसमें जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 साल जो है नेगेटिव ही है, उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट नेगेटिव 7.2% के साथ ही चल रहा है। डिविडेंड अच्छा दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अदर सीमेंट काउंटर है वहाँ पे आपको पोजीशन बनाना चाहिए। जिस जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे अच्छा लगता है, लार्ज कैप में थोड़ा देखेंगे, बहुत ही स्टेबल कंपनी है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट अभी इमीडिएट लेवल पे मुझे लगता है कि नहीं ऊपर आएगा, लेकिन जिस तरीके से रैली चल रहा है, और एक हमने देखा कि नवंबर 2021 में एक टॉप बनाया था 7,800 के आसपास। उसके बाद हमने जी। देखा 7,800 के टॉप बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया था ऑलमोस्ट 5,400 के आसपास। तो ये जो एक डाउनफॉल है 3,000 पॉइंट का, उसके बाद हमने देखा फिर से 10,000 का एक टॉप बनाया, 9,200 के आसपास आया था। तो अभी रिसेंटली 12,000 का एक टॉप बनाया था और 10,000 नीचे आया। तो 2-2 हजार, 2,500 पॉइंट जो है गिनने के बाद का जो ब्रेकआउट है, उसके बाद 3,000 3,500 पॉइंट चलता है। सो एज पर द पास्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार आपको बहुत जल्दी 14,500 15,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अगर आप सेफ जाना चाहते हो, थोड़ा बहुत शांति से अपना जो है सीमेंट सेक्टर में रहना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक काउंटर है। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इस केस में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 11,200। सो 11,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 14,500 15,000 इज कमिंग सुन। 4 से 5 महीना, मैक्सिमम 8 महीने का एक व्यू रहेगा। चलिए, इस बीच निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी तो नहीं, निफ्टी एक बार फिर हरे निशान में कामकाज करते हुए 20 अंकों के पॉजिटिव टेरिटरी में इस समय निफ्टी बना हुआ है, और मिड कैप इंडेक्स भी कोशिश कर रहा है उबरने की, पर निफ्टी में एक रिकवरी एक बार फिर देखने को मिल रही है। पराग सर, मेटल स्पेस में क्या करना चाहिए? मेटल स्पेस भी एक ऐसा स्पेस रहा है जो काफी वोलेटाइल रहता है। जितने भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस डेवलप होती है, उस हिसाब से मेटल भी रिएक्ट करता है। डॉलर में इजाफा होता है तो मेटल गिरता है, डॉलर में कमजोरी आती है तो मेटल उभरता है। काफी वोलेटाइल सेक्टर है। इसमें भी कोई चुनिंदा पिक्स होंगी आपकी जो स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हो? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे फंड मैनेजर्स का जॉब ये है कि हर सेक्टर के जो बेस्ट स्टॉक्स है इन टर्म्स ऑफ लेवरेज इन द बैलेंस शीट, इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो जनरेशन, और सबसे पहले तो इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसीलिए हमारे मेटल में 2 ही स्टॉक्स है जो हमारे पास है, वो भी 1.5 से 2% वेटी है दोनों में, टाटा स्टील और हिंदाल्को। और हम ये 2 स्टॉक्स के अलावा तीसरा कोई स्टॉक ज्यादा देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। यही स्टॉक्स पे राइड करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स का गिरना मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव होता है, हर कमोडिटी के लिए पॉजिटिव होता है। तो वो एक प्ले आउट तो हो गया है कि आगे देखते हैं क्या होता है बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर। बिकॉज वर्ल्ड में, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, कि फिस्कल कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है। कोई भी कंट्री के पास इतना फिस्कल स्पेस नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करके अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर पाए। और इसीलिए सर, जब इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है वो सेंट्रल बैंक को ही करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी हमने देखा कि आरबीआई ने 1% रेट कट किया, सीआरआर कट किया, लेकिन अभी तक फिस्कल साइड से कुछ आया नहीं। जैसे कि जीएसटी कट, या केपेक्स को बढ़ाना, या ये एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए, हालांकि डेफिनेटली नेगोशिएशन चल रहे होंगे कि किस तरह से हम ज्योग्राफिकली अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें आउट ऑफ यूएस, जिससे कि ये जो टैरिफ का बर्डन है वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर कम हो। लेकिन उसमें डेफिनेटली टाइम जाएगा। तब तक शायद गवर्नमेंट को कुछ रिबेट्स देने पड़े एक्सपोर्टर्स को टू प्रोटेक्ट जॉब्स। ऑलरेडी बैंक गारंटीज की बातें चल रही है, जो कोविड के टाइम में हमने देखा था कि एमएसएमई को जो बैंक लोन देते हैं तो एडिशनल थोड़ी सी लोन देते हैं जिसकी गारंटी गवर्नमेंट ले ले, राइट। तो यही सब के चलते हुए फिस्कल स्पेस टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और टू स्पेंड मोर, तो वो मेटल का जो डिमांड है, हालांकि हिंदाल्को में एक है कि नोवालिस का जो उसका बिजनेस है उसमें 70% ऑफ द वॉल्यूम गोज फॉर बेवरेज कैन, which is I would say not affected by economic growth और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो कंजम्पशन है। और वो इसीलिए हिंदाल्को है हमारे पोर्टफोलियो में बेसिकली। तो पॉइंट है कि
आई डोंट सी कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें बड़ा हो सकता है। वो डॉलर इंडेक्स की वजह से जो मूव आता है कमोडिटीज में या मेटल्स में, वो स्ट्रक्चरल नहीं है। स्ट्रक्चरल मूव तो तब आएंगे जब डिमांड बढ़ेगी और सामने सप्लाई कम हो, राइट। तो थोड़ा सा एल्यूमिनियम में मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। दैट इज व्हाई वी आर होल्डिंग ऑन टू हिंदाल्को। ओके और नोवालिस का उन्होंने गाइडेंस भी लॉन्ग टर्म के लिए $600 पर टन रखा है। जी आज जी हिंदाल्को का रिजल्ट भी है, तो जी बेसिकली वी विल बी बायर ऑन हिंदाल्को ऑन डिप्स। ओके। दो स्टॉक को देखिएगा प्रदीप, एक तिलक नगर। मार्जिन्स जो इस कंपनी के आए हैं मल्टी ईयर हाई पे आए हैं। एबिटा जो है 89% जंप ईयर ऑन ईयर इसमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक पे करीबन 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको? देखिए तिलक नगर मुझे अच्छा लगता है। अभी 497 के आसपास है। डेली कैंडल पॉजिटिव है, वीकली मंथली तीनों चार्ट में जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। रिजल्ट भी अच्छा आया है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 580 600। बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास भी है आप बने रहिए। करेंट जोन से थोड़ा अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अभी मुझे लगता है कि 497 चल रहा है, तो कभी भी अगर आपको 485 480 के बीच में मिलता है तो उस केस में आप बाय ऑन डीप करके जा सकते हो। थोड़ा अगर रिस्क जो है टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। 2 से 3 महीने का व्यू रहेगा। 580 600 इज कमिंग सून। इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, नाम बता दूं पहले मैम। हाँ जी बता दीजिए प्लीज। कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर। 828 827 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक ने एक जो है बेस बनाया ऑलमोस्ट 760 770 के आसपास, उसके बाद धीरे धीरे एक बाउंस बैक यहाँ पे आया है 800 के ऊपर। आज सस्टेन भी हो रहा है, डे हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट आ चुका है। मुझे लगता है कि इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 845 और सेकंड टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 890। तो पहला टारगेट 845, सेकंड टारगेट 890 इस कमिंग सून। नेक्स्ट 2 से 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन का प्लान करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 795 में। 795 में एक स्टॉप लॉस होगा। 845 एंड 890 इज कमिंग सून। नेक्स्ट 3 से 4 दिन का व्यू रखना पड़ेगा क्वालिटी पावर में। ओके, क्वालिटी पावर जो है वो ब्रेकआउट स्टॉक है प्रदीप की तरफ से। प्रदीप तो है गिरते मार्केट में भी ब्रेकआउट स्टॉक जरूर आपके लिए चुनते हैं। सो दिस इज द स्टॉक। पराग सर, आपके पोर्टफोलियो में इस समय सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्टर का है? बेसिकली फाइनेंशियल्स और आईटी। ओके फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स निफ्टी का भी 35% है, तो फाइनेंशियल्स तो। और जैसे कि मैंने अभी बताया, हमने जियो फाइनेंस में काफी बड़ी पोजीशन ली है। तो ओके जियो फाइनेंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये हमारे कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं। सिटी यूनियन बैंक जो फाइनेंशियल्स में है। और आईटी में जैसे मैंने बताया, आईटी, इंफोसिस, एलटीआई माइंट्री, विप्रो और एचसीएल टेक। तो ये जो 10-12 स्टॉक्स मैंने अभी बोले, वो सब मिला के करीबन 35% ऑफ द होल्डिंग है हमारा। पराग सर, डिफेंस स्पेस पे आपका क्या नजरिया है? डिफेंस की होल्डिंग है आपके पास? एक स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो हमें अच्छा लगता है, और हम हर डिप पे धीरे धीरे करके उसमें ऐड कर रहे हैं। अभी तो हाल में तो सिर्फ 2% वेट है हमारा। बट और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमेंट और डिफेंस में हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। ओके सीमेंट में ये क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम पे जब स्टॉक्स बहुत चल रहे थे, तब हमने 15% वेट था हमारा सीमेंट का। इनफैक्ट वो हमने काफी कम कर दिया, बिकॉज हमें लगा कि एक बार के लिए 25-30% का एक अच्छा मूव मिल गया है। और डिफेंस में भी हमने, जब ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब जब नैरेटिव बहुत स्ट्रांग था और यूफोरिया था, तब हमने डिफेंस में भी काफी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और आज की तारीख में हम सिर्फ एचएएल एक ही स्टॉक है जिसमें 2% वेट है, और जो हम मानते हैं कि रिजनेबली वैल्यूड स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है। तो ऑन एवरी डिप विल लुक टू बाय दिस स्टॉक। ओके, चलिए आप कुछ रिकवरी स्टॉक्स को देख लेते हैं। एलएनटी में एक अच्छी रिकवरी आई है। हालांकि तेज खुला था, उसके बाद नीचे आया था, लेकिन अब जो स्टॉक 1% ऊपर कामकाज करते हुए। सूजलॉन भी अच्छा बेस बनाते हुए 62 63 के आसपास, ये भी करीबन 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। टाइटन में भी 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदीप, ये तीनों स्टॉक्स सूजलॉन, टाइटन एंड एलएनटी ऑन चार्ट्स। देखिए एल&टी मुझे लगता है कि अभी 199 के आसपास चल रहा है। अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल भी बढ़िया है, लेकिन एक रेसिस्टेंस है टू। सर, मैं एलएनटी की बात कर रही हूँ। चार्ट गलत है, एलएनटी फाइनेंस का चार्ट है, बट लार्सन एंड टुब्रो ओके। द बेंचमार्क स्टॉक या।
लार्सन एंड टुब्रो, ओके, मैं अलाउ मी जस्ट 1 मिनट, मैं बता आता हूँ। या पहले श्योर। सुजुलॉन के बारे में बता देता हूँ कि सुजुलॉन अभी 63 के आसपास चल रहा है। सुजुलॉन का लास्ट अगर हम 1.5-2 महीने का ट्रेंड देखेंगे 61-60 के आसपास आता है, तो एक बार फिर से हमने देखा कि यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलता है। एक टॉप बनाया था रिसेंटली 74 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 57.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर किसी के ओके। पास भी होल्डिंग है तो एक बार होल्ड करके जाइए आप। अभी के जो लेवल है 63-64, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 74 तक जाने को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 2 ओके। क्वार्टर रिजल्ट एक बार क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में मैं बाई कॉल कभी नहीं देता, तो मेरे तरफ से तो कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं। बाकी एक बार आप वेट कीजिए, जिनके पास भी ये काउंटर ऑलरेडी है। टाइटन अच्छा लग रहा है 3,500 के आसपास, जिनके पास भी है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 3,800-4,000 इज कमिंग सुन। तो टाइटन में मुझे लगता है कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको बनाना चाहिए, और फंडामेंटली अच्छा है। बीच में थोड़ा हल्का भी हुआ था, 3,350 तक भी आए थे, तो उस टाइम पे भी हमारा बाई रिकमेंडेशन ही था। तो टाइटन फ्रेश आपको बाई करने का सलाह रहेगा। आप मिनिमम 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। लेकिन सुजुकी चार्ट पे अच्छा लग रहा है, 74-75 मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है, लेकिन मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं है। और लार्सन एंड टुब्रो फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक बार अगर स्टॉक 3,780 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो ये स्टॉक आपको फिर से 4,000 के ऊपर बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो लार्सन एंड टुब्रो फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा लगा, और टाइटन में भी सेम है, लेकिन सुजुलॉन पे बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। पर अक्सर रियल एस्टेट स्पेस पे आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? तो पहले तो मैं एलएनटी पे मेरा व्यू देता हूँ। एलएनटी पे आई एम ऑल्सो वेरी कंस्ट्रक्टिव। हमारा 5% ऑफ द पोर्टफोलियो है, और काफी कंस्ट्रक्टिव व्यू है, बिकॉज काउंटर इंट्यूटिवली एलएनटी को ऑर्डर्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। आई थिंक ये क्वार्टर में उन्होंने बोला कि 6,13,000 करोड़ के ऑर्डर है, और 15 लाख करोड़ के ऑर्डर के प्रोस्पेक्ट्स है। कल हमने देखा अदानी पावर से जो उनको ऑर्डर मिला है वो करीबन 25,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी है जहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो जो गाइडेंस उन्होंने दिया है उसको वो आराम से बीट कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो और बाकी सब एंगल से भी आप देखो कंपनी बहुत सही काम कर रही है। तो एलएनटी पे मेरा भी काफी कंस्ट्रक्टिव है। रही बात रियल एस्टेट की, हम लोग हमारे पास 2 स्टॉक्स है, डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी। और हमें ये 2 स्टॉक्स काफी पसंद है, बिकॉज डीएलएफ में आप देखिए तो उनकी जो 66% सब्सिडरी है डीसीसीडीएल, उसमें 6,300 करोड़ का रेंटल इनकम है, जो FY30 तक 10,000 करोड़ होने की उम्मीद है। प्लस उनके पास 280 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड बैंक है, जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो डीएलएफ में इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है ये प्राइस में, जस्ट बिकॉज कि देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन इन रियल एस्टेट ऑन ग्राउंड। मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे है। और सेम इज द केस विद ओबेरॉय रियल्टी। उनका भी जो रेंटल इनकम है, जो आज की तारीख में 650 करोड़ है, वो FY28 तक 1,450 करोड़ हो जाएगा। तो रेंटल इनकम भी है, प्लस थाने का प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक ये दोनों हाई क्वालिटी स्टॉक्स है रियल एस्टेट में, जो दोनों हम ओन करते हैं। प्रदीप, एनी स्टॉक ऑन रडार? कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? अभी तो मैम नहीं है, अगर कभी भी नेक्स्ट होता है तो आई विल डेफिनेटली। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पराग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जाते जाते मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आप अपने फाइनेंशियल आपका जो फाइनेंशियल आपके एक्सपर्ट्स होंगे, प्लीज आप उनसे जरूर राय लीजिएगा बिफोर टेकिंग। मुझे डिस्क्लेमर देना है? या प्लीज। देखिए, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। ड्यूरिंग द सेशन बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्कशन हुआ है, कोई भी स्टॉक्स मेरे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय कंपनी साइड। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता। आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपको मैम। प्रदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।